Dear student, welcome to Biome Tutor class. I, Ajit Singh, welcome you in this video lecture. Present video lecture, we are going to discuss transpiration mechanism and theory as a part of plant physiology topics. तो ट्रांसपिरेशन जो है उसको पढ़ने से पहले हमारे सामने एक और वर्ड आ जाता है जिसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। अगर हम इन डिफरेंस को देखें तो देयर आर सर्टेन डिफरेंस कि कोई भी जो एवेपोरेशन होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं किसी भी प्लांट की एरियल सरफेस से पानी का लॉस होना, और एवेपोरेशन कहते हैं किसी भी सरफेस से पानी का लॉस हो जाना, राइट। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस हैं, उनको हम देखते हैं कि जो एवेपोरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, ये एक फिजिकल फिनोमेना है, राइट, जबकि ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। फिजिकल फिनोमेना कहते हैं कि ये सब में होगा, किसी भी चीज़ को आप गीला करके धूप में रखोगे तो वो वहाँ से वाटर का लॉस होगा ही। लेकिन फिजियोलॉजिकल का मतलब कि जहाँ पर लिविंग सेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसको फिर हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एवेपोरेशन होता है वो एंटायर सरफेस से होता है। किसी भी सरफेस से पानी का लॉस जो है वो पूरी सरफेस से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जबकि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा, क्यूटिकल या लेंटिसल्स से ही होता है। इसके अलावा एक बार्क और होती है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। एवेपोरेशन जो है उसके साथ ऑस्मोटिक प्रेशर या सक्शन प्रेशर इस तरह के कंसेप्ट एसोसिएटेड नहीं होते, जबकि ट्रांसपिरेशन में ऑस्मोटिक और सक्शन प्रेशर का अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है। एवेपोरेशन में कोई लिविंग सेल इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि ट्रांसपिरेशन में लिविंग सेल और टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। एवेपोरेशन पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो दिन में हो रहा है या रात को, वो डे या नाइट से, मतलब कहने का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू डे टाइम में ही होता है। यहाँ पे एवेपोरेशन में अपटेक ऑफ मिनरल्स नहीं होता है, मतलब जैसे ही पानी का लॉस होगा सरफेस से तो उस लॉस का मिनरल अपटेक से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो ट्रांसपिरेशन है वहाँ पे वो पानी का जो लॉस हो रहा है वो बदले में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, अपटेक करवा रहा है। किस तरीके से करवा रहा है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एवेपोरेशन जो है उसका एसेंट ऑफ सैप से कोई कनेक्शंस नहीं है। एसेंट ऑफ सैप कहते हैं किसी भी लिक्विड का ऊपर की तरफ पुल होना, जबकि यहाँ पे है एवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता है, जबकि ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एवेपोरेशन जो है ड्राइनेस को बढ़ाता है, जबकि ट्रांसपिरेशन जो है वो ड्राइनेस से बचाता है और सरफेस को गीला रखता है। तो कहने का मतलब है कि एक फिजिकल है और एक ट्रांसपिरेशन है। मैं पानी में नहा के आया, मैं धूप में थोड़ी देर खड़ा हुआ तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स मेरी सरफेस पे हैं वो एवेपोरेट होंगे, ना कि ट्रांसपायरेट होंगे। तो एवेपोरेट मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को आप धूप में रखोगे तो उससे वाटर का लॉस होता ही है, जबकि ट्रांसपिरेशन जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पर सेल, लिविंग सेल का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ये तो एक जनरल कुछ डिफरेंस था ट्रांसपिरेशन में और एवेपोरेशन में। अब हम अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं, एंड दैट इज द ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं कि किसी भी प्लांट की एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट कहते हैं जैसे ये एक प्लांट है तो इसका जो स्टेम और लीफ वाला पार्ट होता है ये हवा में होता है, तो ये पार्ट एरियल पार्ट कहलाता है। तो किसी भी प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वेपर फॉर्म में लॉस जो होता है, वाटर लॉस, और ये कौन से फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। तो वाटर का लॉस और किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, प्लांट के किस पार्ट से, एरियल पार्ट से, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन को लेके बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं। मोस्टली वैज्ञानिकों ने इसको नेसेसरी एविल माना है, मतलब एक ज़रूरत वाला एक बुराई माना है, राइट। अब ट्रांसपिरेशन जो है वो किस पार्ट से होके हो रहा है, इसके बेस पे उसको कुछ सर्टेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ट्रांसपिरेशन जो है अगर स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर वो क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है तो क्यूटिकुलर, लेंटिसल्स के थ्रू हो रहा है तो लेंटिकुलर, और अगर बार्क के थ्रू हो रहा है तो उसको बार्क ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
जो स्टोमेटा होते हैं ये टोटल ट्रांसपिरेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। 50 to 90% पार्ट जो है ट्रांसपिरेशन का वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, और ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। रेगुलेटेड प्रोसेस इसलिए क्योंकि स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में यूजुअली ओपन होते हैं और नाइट टाइम में यूजुअली क्लोज हो जाते हैं। क्यूटिकल जो है लीफ की सरफेस पे, स्टेम की सरफेस पे एक वैक्स जैसी एक लेयर होती है, और जो क्यूटिकल है ये वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि वाटर इसमें जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, और ये जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही ज़्यादा वाटर का लॉस कम होगा। इसीलिए जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं वहाँ पे क्यूटिकल जो है वो काफ़ी मोटी पाई जाती है। तो ये 9 to 9.9% तक ये रहता है, और ये नॉन रेगुलेटेड स्ट्रक्चर है। देखिए स्टोमेटा को छोड़ के बाकी सब नॉन रेगुलेटेड है। नॉन रेगुलेटेड का मतलब होता है कि इनको क्लोज या ओपन नहीं किया जा सकता, सेम कंडीशंस में ये पाई जाती है। फिर है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिसिल जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एक ओर टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती हैं वुडी प्लांट्स में, जिनमें लकड़ी बन जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहाँ पर। लेंटिसिल्स जो है वो 0.1 to 1% तक ट्रांसपिरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी एक नॉन रेगुलेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर लेंटिसिल्स ऑलवेज ओपन ही रहते हैं, इनको क्लोज नहीं किया जा सकता। फिर बार्क ट्रांसपिरेशन, किसी भी प्लांट की सरफेस पे बार्क पाई जाती है, सारे प्लांट्स में नहीं होती, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहीं पे बार्क डेवलप होती है। तो बार्क जो है इसमें होके भी अगर वाटर लॉस हो रहा है, हालांकि ये बहुत कम होता है, और ये भी एक नॉन रेगुलेटेड एक टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है। तो कहने का मतलब है कि स्टोमेटा, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, बार्क ये सारे जो हैं एक मीडियम है जिनके थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, और इसमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को छोड़ के सारे ट्रांसपिरेशन नॉन रेगुलेटेड है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिविटी में इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ये टफ कंसेप्ट नहीं है। अब दो टर्म्स यूज होती हैं, एक आता फोलियर ट्रांसपिरेशन और एक आता कॉलाइन ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं कि अगर कोई ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस लीफ के थ्रू हो रहा है, राइट, अगर उसमें लीफ इन्वॉल्व है तो उसको फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इस फोलियर ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा और क्यूटिकल ये दो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि क्यूटिकल लीफ पे भी पाई जाती है और स्टोमेटा भी लीफ पे ही मेनली पाए जाते हैं। तो इसका मतलब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फोलियर ट्रांसपिरेशन में पाया जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटल और क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को जोड़ दूं तो उसका टोटल जो अमाउंट होगा वो फोलियर ट्रांसपिरेशन के इक्वल पाया जाएगा। अगला है कॉलाइन ट्रांसपिरेशन। स्टेम के थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसको हम कॉलाइन ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें क्यूटिकल, लेंटिसिल्स एंड बार्क ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि स्टेम पे यूजुअली स्टोमेटा नहीं पाए जाते, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का कंट्रीब्यूशन कॉलाइन ट्रांसपिरेशन में नहीं पाया जाता। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो है वो मीजोफाइट्स में देखने को मिलता है। मीजोफाइट्स जो हैं ये वाटर बहुत ज़्यादा, यहाँ आसानी से पानी अवेलेबल है, इस तरीके के प्लांट्स को मीजोफाइट्स कहते हैं। जबकि मिनिमम ट्रांसपिरेशन, जो मिनिमम लॉस है वो जीरोफाइट्स कहते हैं डेजर्ट्स प्लांट, जहाँ पर पानी की ऑलरेडी कमी है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से आगे अब हम थोड़ा सा मेनली जो हमारा रोल है वो है इसमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पे, तो उसके लिए हमें स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देखना होगा। देखिए स्टोमेटा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। पहली चीज़ तो ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं स्टोमेटा, और ये पत्तियों में अनइक्वल तरीके से, मेनली ये लीफ में होते हैं और अनइक्वल तरीके से ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अनइक्वल का मतलब क्या है? अनइक्वल का और इक्वल का मतलब ये है कि अगर हम डाइकॉट में देखें, द्विबीजपत्री प्लांट में देखें, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा हैं ये नीचे की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी भी लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, और लीफ की लोअर सरफेस को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। लेकिन अगर मोनोकॉट में देखें तो मोनोकॉट में ये दोनों ही सरफेस पे इक्वली पाए जाते हैं, वहाँ पे इस तरीके का अनइक्वल पैटर्न नहीं होता है। तो डाइकॉट में तो एबैक्सियल सरफेस पे ज़्यादा है, एबैक्सियल लोअर सरफेस को कहते हैं और एडैक्सियल अपर सरफेस को कहते हैं, जबकि मोनोकॉट में ये दोनों ही सरफेस पे इक्वली पाए जाते हैं। तो ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अनइक्वल दोनों टाइप का होता है, डिपेंड करता है आप किस प्लांट में इनको स्टडी कर रहे हो। किसी भी स्टोमेटा को
आप जब स्टडी करते हो तो स्टोमेटा, जैसे यहाँ पे इस लीफ में जो है लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये एक डाइकॉट लीफ है। इसमें लीफ में जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टोमेटा जो है एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये पोर आगे स्टोमेटल कैविटी में ओपन होता है, राइट। तो स्टोमेटा जो है एक कैविटी बनाता है स्टोमेटल पोर के जस्ट पीछे, और इसको हम कहते हैं स्टोमेटल कैविटी। ये जो स्टोमेटल कैविटी है, ये स्टोमेटल कैविटी जो है यहाँ पे वाटर जो है वो भरा रहेगा, और यहाँ पे वाटर जो है उसका डीपीडी लो डीपीडी पाया जाएगा। इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी, और एयर में जो डीपीडी है वो क्या होगा, हाई डीपीडी होगा अगर हम डीपीडी के टर्म्स में बात करें तो। और वाटर हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करता है, ये हम हमेशा जानते हैं। तो इसीलिए जैसे ही ये स्टोमेटा ओपन होगा, पानी जो है स्टोमेटल कैविटी से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर जो है, ये जो दो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स कहलाती हैं। गार्ड सेल्स इनको बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टोमेटल कैविटी है, इस स्टोमेटल कैविटी में वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में मौजूद होता है, और यहाँ पे इस वाटर का डीपीडी लो डीपीडी पाया जाता है। इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और वाटर जो है वो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करता है। तो जैसे ही स्टोमेटा खुलेंगे वाटर ऑटोमेटिक जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। अब स्टोमेटल कैविटी लीफ के अंदर किस तरीके से अरेंज है ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती कैसे है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कोई भी जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा में दो तरह की मेनली सेल्स होती है। पहली चीज़ तो ये कि जो गार्ड सेल्स हैं ये एक एपिडर्मल सेल्स हैं, राइट। तो ये एक तरह की एपिडर्मल सेल्स होती हैं, और ये दो तरह की पाई जाती हैं। अगर मोनोकॉट्स में देखें तो ये अलग हैं, जैसे मोनोकॉट्स में देखें तो इस तरीके से किडनी के शेप की दिखेगी, सॉरी डाइकॉट में देखें तो किडनी के शेप की दिखेगी, और मोनोकॉट में इस तरीके से डम्बल शेप की दिखती है। तो गार्ड सेल्स की जो शेप है ये भी वेरी करती है। अगर हम गार्ड सेल की शेप को देखें तो ये वेरी करती है। अगर हम किडनी शेप दिख रही है हमें तो वो डाइकॉट प्लांट की होंगी, और अगर हम डम्बल शेप की गार्ड सेल्स हमें देखने को मिल रही हैं तो वो मोनोकॉट प्लांट में होता है। इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, पहले इसकी स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो गार्ड सेल्स होती हैं ये एक तरह की एपिडर्मल सेल्स होती हैं। इन गार्ड सेल्स में एक बाहर की तरफ देखिए इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देखो बाहर की तरफ इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और एक चीज़ याद रखना, गार्ड सेल्स अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइप की एपिडर्मल सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यूजुअली एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, लेकिन उसमें एक्सेप्शन जो है वो गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स में बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स जो हैं उसके साइड में जो सेल्स लगी होती हैं अदर नियर बाई एपिडर्मल सेल्स, उनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, राइट। तो जैसे ये जो बाकी की कोशिकाएं हैं ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सब्सिडरी सेल्स या एक्सेसरी सेल कहलाते हैं। गार्ड सेल्स जो हैं इनकी सब्सिडरी सेल से लगने वाली वॉल, ये वाली वॉल, क्योंकि ये सब्सिडरी सेल के साथ अटैच है ये वॉल इनकी, ठीक है। तो ये जो सब्सिडरी सेल के साथ वॉल अटैच हो रही है, ये जो वॉल है ये इलास्टिक होती है एंड थिन होती है, ठीक है। जबकि अंदर की तरफ जो वॉल है ये वाली वॉल, जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ और इन्होंने ब्लैक कलर से डार्क भी किया हुआ है, राइट। ये जो वॉल है ये यहाँ पे थिक होती है। देखिए ब्लैक डिपोजिशन से इन्होंने इसको थिक भी दिखाया है। तो ये जो वॉल है ये कैसी होती है, ये होती है थिक एंड नॉन इलास्टिक, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से गार्ड सेल्स में दो लेयर, बाहर की जो लेयर है वो इलास्टिक होगी और थिन होगी, जबकि अंदर की जो वॉल है वो थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है। गार्ड सेल्स जो हैं वो नियर बाई जिन अदर एपिडर्मल सेल से घिरी रहती हैं उनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स जो हैं इसमें जो सेंटर में दो गार्ड सेल्स के मिलने से जो एक पोर जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, तो स्टोमेटल एपरेटस भी इसको कहते हैं। तो इस स्टोमेटल एपरेटस में तीन चीजों का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, गार्ड सेल्स, राइट, उसके बाद पोर, जो गार्ड सेल से जो स्टोमेटल पोर बन रहा है वो, राइट, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर के बाद स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल कैविटी को मैं लीफ वाले डायग्राम में समझाया ही था कि स्टोमेटल कैविटी किस तरीके से फॉर्म होती है। इन तीन स्ट्रक्चर्स को मिला के हम स्टोमेटल एपरेटस या एपर्चर कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, E-P। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, इनकी स्ट्रक्चर्स को देखा हमने। गार्ड सेल्स अकेली ऐसी एपिडर्मल सेल्स होती हैं जिनमें इस तरीके से वो चीज़ें पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे जब गार्ड सेल्स टर्जिड स्टेज में होंगी तो ये ओपन होता है स्टोमेटा, और जब फ्लैसिड स्टेज में होंगी तो स्टोमेटा क्लोज होता है। इसको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स की शेप को भी हमने डिस्कस किया कि भाई गार्ड सेल्स जो हैं वो दो तरह की शेप में पाई जाती हैं। अगर हम डाइकॉट में देखें तो डाइकॉट में हमें गार्ड सेल्स, ये डाइकॉट की कंडीशन है, किडनी शेप या सेम के बीच में दिखेगी। और अगर मोनोकॉट में देखें तो ये हमें डंबल के शेप में दिखती है। तो जो डाइकॉट है वहाँ पे देखिए इस तरीके से अंदर की जो वॉल है वो थिक हो गई है और बाहर की वॉल थिन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये अभी टर्जिड स्टेज में है ए कंडीशन में, इसीलिए ये ओपन है। क्योंकि बी स्टेज में ये फ्लैशिड हो गई है, थोड़ा सा पानी निकल गया है, पिचकी हो गई है। और जैसे ये सेल, गार्ड सेल पिचकेगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। मोनोकॉट के अंदर ये इसी सिचुएशन को देखें तो मोनोकॉट में ये डंबल शेप की है, और यहाँ पे ये सेल जब टर्जिड स्टेज में होती हैं तो ये ओपन होंगी और फ्लैशिड स्टेज में ये क्लोज हो जाएंगी। तो मोनोकॉट में जो डंबल शेप है, देखिए डंबल यहाँ से पकड़ते हैं डंबल को, वहाँ से पकड़ने वाले हिस्से पे ये थिक सेल, थिक डिपोजिशंस होता है। यहाँ की जो वॉल है वो थिक होती है इस तरीके से। तो इसका मतलब कि जो थिक वॉल की पोजीशन है वो मोनोकॉट और डाइकॉट गार्ड सेल्स में अलग अलग है, क्योंकि यहाँ तो अंदर की तरफ है। डाइकॉट स्टोमेटा में ये अंदर की जो वॉल है ये थिक वॉल है, जबकि जो मोनोकॉट है उसमें सेंटर पार्ट में ये थिक वॉल पाई जाती है, जिसको हम डंबल शेप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो थिक पोजीशंस ही बाद में यहाँ पे इस तरीके से पोर बना रहा है, जिसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। यहाँ पे गार्ड सेल्स की पोजीशंस को लेके हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर गार्ड सेल के साइज को देखें तो 10 to 14 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, 3 to 12 माइक्रोमीटर जो है इनकी चौड़ाई होती है। और स्टोमेटा की जो संख्या है वो 10 to 600 पर mm स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेट इस रेंज में स्टोमेटा पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स जो है इसकी पोजीशंस के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड होगी या फ्लैशिड होगी। देखिए अगर गार्ड सेल के अंदर सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है, या ये कहें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो या तो पोटेंशियल के रूप में अगर बात कर रहे हैं तो सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा है या वाटर पोटेंशियल कम है। और अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में बात कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। इस तरह की सिचुएशन अगर गार्ड सेल्स में पाई जाती है तो एंडो ऑस्मोसिस अकर, यहाँ पे क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगी। और एंडो ऑस्मोसिस से पानी जो है वो सेल के अंदर जाता है। जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। और टर्जिड स्टेज होते ही स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अगर सॉलिड पोटेंशियल कम है
वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो चुका है या ये कहें ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो उस सिचुएशन में गार्ड सेल्स जो हैं वहाँ पे एक्जो ऑस्मोसिस होगा और एक्जो ऑस्मोसिस के कारण गार्ड सेल्स अपना वाटर लूज करेगी और ये वाटर सब्सिडरी सेल्स को चला जाएगा। और जब गार्ड सेल्स अपना वाटर लूज कर देती है तो वो फ्लैशिड हो जाती है और फ्लैशिड होने के कारण वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि गार्ड सेल्स की ये जो पोजिशंस हैं कि भाई गार्ड सेल्स टर्जिड और फ्लैसिड स्टेज में क्या होगा, स्टोमेटा को ओपन करेगी या क्लोज करेगी, तो इस तरीके से ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल भी हमने बात की, इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने बात की और बाकी अदर कंटेक्स्ट में भी आप बात कर सकते हो। डिफ्यूजन प्रेशर के कंटेक्स्ट में, टर्गर प्रेशर, क्योंकि हमने जब वाटर रिलेशनशिप पढ़ाया था तो हमने वहाँ पे वाटर की डायरेक्शंस आपको बता दी थी कि पानी की जो डायरेक्शंस है वो किस तरीके से फ्लो होती है। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स की ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। स्टोमेटल एपरेटस है, ये मैंने बता ही दिया कि भाई गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड सब्सिडरी सेल्स ये मिलके जो है एक स्टोमेटल एपरेटस बनाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि मैं पहले जब स्टोमेटल एपरेटस डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैं स्टोमेटल कैविटी को डिस्कस किया था, वहाँ इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि स्टोमेटल एपरेटस में स्टोमेटल कैविटी नहीं, सब्सिडरी सेल्स ऐड होती है। तो मतलब गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड सब्सिडरी सेल्स को मिला के हम स्टोमेटल एपरेटस या स्टोमेटल एपर्चर कहते हैं। किसी भी ट्रांसपिरेशन के लिए जो मेन फोर्स होता है वो टर्गर प्रेशर होता है और किस तरीके से ये डेवलप होता है वो आगे हम डिफरेंट थ्योरीज में देखेंगे। पानी जो है सॉइल एंड जाइलम में जो पानी का फ्लो होता है उसको बल्क फ्लो कहते हैं और लिविंग सेल में पानी जो है वो ऑस्मोटिक रिलेशनशिप की वजह से फ्लो होता है। और इन सारे फ्लो के लिए ट्रांसपिरेशन फुल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है और उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो सन से हो रही है। इसको हम सब एसेंट ऑफ सैप में पढ़ेंगे जब हम पानी का मतलब पानी का मूवमेंट पढ़ेंगे कि पानी जो है जाइलम में मूव कैसे हो रहा है। ठीक है, स्टोमेटा जो है उसके क्लासिफिकेशन वैसे कई बेस पे ये किए गए हैं, लेकिन अगर स्टोमेटा की ओपनिंग को अगर हम ध्यान में रख के इनके क्लासिफिकेशन को देखें तो ये 5 टाइप से ये क्लासीफाई किए गए हैं। अल्फा टाइप स्टोमेटा जो है डे को तो खुले रहते हैं लेकिन नाइट को बंद हो जाते हैं, तो इसको अल्फा टाइप कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है। बार्ली टाइप कुछ घंटे के लिए दिन में खुलते हैं और रात को ये बंद हो जाता है और बाकी पीरियड भी दिन में ये बंद रहते हैं लेकिन कुछ घंटे के लिए खुलते हैं। पोटैटो टाइप जो डे नाइट में खुलते हैं लेकिन वाटर स्ट्रेस में ही सिर्फ ये बंद होते हैं। इक्विसिटियम टाइप ये रेयरली क्लोज होते हैं, मोस्टली ओपन ही रहते हैं। सक्यूलेंट 05 टाइप ये दिन में बंद रहते हैं, रात को ये खुलते हैं। तो कहने का मतलब है इनकी ओपनिंग्स के बेस पे इनको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कई बार क्वेश्चन या अल्फा टाइप से पूछ लिया जाता है या सक्यूलेंट 05 टाइप से, मोस्टली तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हो कैसे रहा है, राइट। तो जो ट्रांसपिरेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरियाँ दी गई। इसमें जो सबसे पहली थ्योरी है वो थी ट्रांसपिरेशन थ्योरी में फोटोसिंथेसिस थ्योरी। फोटोसिंथेसिस थ्योरी जो है वो बड़ा एक सिंपल से कंसेप्ट पे डिपेंड थी और वो कंसेप्ट ये थी कि भाई लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस होने के कारण वहाँ पर शुगर बनती है और शुगर से वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ पे जो सब्सिडरी सेल्स हैं उनसे पानी गार्ड सेल्स ले लेती है और वो टर्जिड हो जाती है और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होगी स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए कि लाइट मिली गार्ड सेल्स को, गार्ड सेल्स ने लाइट जो है उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, वहाँ पे शुगर बनी और शुगर से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा गार्ड सेल्स का। गार्ड सेल्स के अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो गार्ड सेल्स ने पानी लिया। किससे लिया? सब्सिडरी सेल से, पास वाली सेल से। गार्ड सेल्स ने पानी लिया है इसीलिए वो फूलेगी और जब फूलेगी तो वो टर्जिड हो जाएगी और जैसे ही वो टर्जिड होगी स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन डार्क में चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसीलिए यहाँ पे शुगर नहीं बनती और स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑस्मोसिस प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, जब यहाँ पे शुगर अवेलेबल ही नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा और यहाँ पे सेल गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये बड़ा ही एक सिंपल एक फ्लो था इस थ्योरी का और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी।
कमी ये थी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कम डेवलप्ड होते हैं इनके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा एक्टिव फोटोसिंथेसिस ये करते नहीं है। करते जरूर हैं, फोटोसिंथेसिस में पाया जाता है, लेकिन फुल एफिशिएंसी से वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 यूज होती है, और अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन को स्टोमेटा के आसपास बढ़ा दें, तो CO2 बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस तो बढ़ता है, तो वहाँ पे स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा तो वहाँ पे शुगर ज़्यादा बनेगी, शुगर ज़्यादा बनेगी तो सेल ज़्यादा टर्जिड होगी और वो जल्दी ओपन होगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है, जबकि इसका उल्टा देखा गया है कि जो CO2 की कंसंट्रेशन अगर हम बहुत हाई कर देते हैं तो वो स्टोमेटा को ओपन करने के बजाय क्लोज कर देता है। तो इस तरीके के इफेक्ट को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, तो इसमें कुछ डिमेरिट्स, इसीलिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इस ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है। बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, सायरे, स्टीवर्ट, जो एक दूसरी थ्योरी लेके आए, और ये थ्योरी थी स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी ये कहती है कि जो स्टार्च है वो दिन के वक्त में शुगर में कन्वर्ट होता है, और शुगर के रूप में वहाँ क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। देखिए, यूजुअली जो शुगर टर्म्स होती है वो मोनोसैकेराइड के लिए यूज होती है, तो स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पे स्टार्च जब होगा तो यहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो है ऑस्मोटिक कंसेप्ट के हिसाब से कम एक्टिव है। जबकि ग्लूकोज या शुगर जब होगा किसी सॉल्यूशन में तो ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर करके रखता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है। तो स्टार्च जो है दिन के वक्त क्या होता है, पीएच ज़्यादा होती है। अब पीएच ज़्यादा क्यों होती है वो भी हम बताएंगे, लाइट की प्रेजेंस होती है, तो उसके प्रेजेंस में यहाँ पे स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और वो सब्सिडरी सेल से वाटर लेती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, पीएच बढ़ी क्यों, राइट? तो देखिए, दिन के वक्त में होता क्या है कि रिएक्शंस जो हैं, और रात के वक्त एक रिएक्शन का बड़ा हाथ है। जैसे जो वाटर है, तो लिविंग सिस्टम में जैसे ही CO2 जाती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वो H2CO3 बनाती है। ये जो H2CO3 है बाइकार्बोनिक एसिड होता है, बड़ा वीक एसिड है, और ये जो है H+ और SCO3- में टूट जाता है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो आयन है और H+ है, ये H+ के कारण यहाँ पे pH क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इस रिएक्शन का यहाँ pH रेगुलेशन में बड़ा हाथ है। कैसे कि दिन के वक्त जो लाइट प्रेजेंट है, तो जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होने लगती है। जब फोटोसिंथेसिस में ये CO2 यूज होने लगेगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्शन कम हो जाएगी तो कम बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा, कम बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा तो कम टूटेगा, कम टूटेगा तो H+ कम होंगे, और जब H+ कम होंगे तो यहाँ पे pH कम नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन कम हो रही है तो pH बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो H+ जो है डे टाइम में ये जो रिएक्शन है, ये H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी, और H+ कम होगी तो pH यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 यहाँ बहुत ज़्यादा फ्री मिल नहीं रही है, उस फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है। और जैसे ही pH बढ़ेगी तो pH बढ़ने के कारण लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो स्टार्च से शुगर में कन्वर्जन को स्टिमुलेट कर देता है। रात के वक्त क्या होगा, pH ड्रॉप हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि रात के वक्त इस CO2 की कंसंट्रेशन अब बढ़ेगी। अब रात के वक्त देखिए, ये रिएक्शन जो है अब इस तरीके से होगी। H2 जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ज़्यादा करेगा, क्योंकि CO2 जो है वो यहाँ फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो रही है। तो H+ एंड SCO3-, तो यहाँ पे H+ जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण यहाँ पे pH जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का बहुत बड़ा हाथ है।
तो रात को पीएच क्यों एसिडिक हो जाती है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनता है, CO2 का यूज फोटोसिंथेसिस में होता नहीं है। तो इसलिए जैसे ही एसिडिक पीएच होती है, ग्लूकोज से वापस स्टार्च बनाने वाले एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जिनको हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको हम। इस थ्योरी को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एसिड जो रिएक्शंस है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। देखिए, डे टाइम में स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो लाइट होती है और पीएच एल्कलाइन होती है। अब मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि एल्कलाइन, ये हाई पीएच कैसे हुई। तो जो स्टार्च होता है उसके साथ फॉस्फोराइलेज एंजाइम हाई पीएच पे एक्टिव हो जाता है और ये फॉस्फोराइलेज स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और फाइनली ग्लूकोज बनती है। जैसे जैसे ग्लूकोज उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सेल गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी और टर्जिड होते ही स्टोमेटा ओपन वहाँ पे हो जाते हैं। तो इसका मतलब स्टोमेटा इस तरीके से ओपन होते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होगा? रात के वक्त क्या होता है, जो CO2 कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो पीएच वहाँ पे एसिडिक हो जाती है। अब ये क्यों होगी ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। जैसे ही पीएच एसिडिक होगी तो यहाँ पे जो एक एंजाइम है जिसको हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और ये जो है हेक्सोकाइनेज जो है एक्टिव होने के बाद ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज जो है उससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब बनेगा तो ये हेक्सोकाइनेज जो है वहाँ पे रोल प्ले करता है और ये एक्टिवेट होता है एसिडिक पीएच में। इसका मतलब कि ये जो एसिडिक पीएच है, ये जो एसिडिक पीएच है, ये एसिडिक पीएच इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है अब फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही स्टार्च में कन्वर्ट हुआ तो देखिए क्या रिएक्शंस होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे डाउन हुआ क्योंकि स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है, ऑस्मोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम एक्टिव है। सॉल्यूट पोटेंशियल कम हुआ, वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। तो वाटर पोटेंशियल जब बढ़ेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल जब कम होगा तो वहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस होती है और एक्सो ऑस्मोसिस होने के कारण जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैशिड हो जाएगी, क्योंकि एक्सो ऑस्मोसिस में गार्ड सेल से वाटर निकल रहा है। जब वो फ्लैशिड हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, पिचक जाएगी। सेल जब पिचक जाएगी तो वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो ये कि ग्लूकोज की प्रेजेंट स्टोमेटा ओपनिंग के टाइम पर देखी नहीं गई है। स्टोमेटा जो रेगुलेशन है वो फास्ट है, जबकि स्टार्च शुगर कन्वर्जन जो है वो स्लो है। तो अगर स्टार्च शुगर कन्वर्जन से ये ओपनिंग कंट्रोल होती है तो ये स्टार्च शुगर कन्वर्जन की स्पीड से ही स्टोमेटा रेगुलेट होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा पीएच वेरिएशंस नहीं देखा गया है। पीएच वेरी जरूर हो रही है CO2 से, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना वेरिएशन नहीं है कि वो एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम को डिफाइन कर सके। ब्लू लाइट मोर इफेक्टिव है। क्यों है ऐसा ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। और स्टार्च हाइड्रोलाइसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज में वहाँ पे वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये सर्टेन कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो इस थ्योरी में आए थे। इसीलिए बाद में एक थ्योरी आई जिसको हम एक्टिव पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं और ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। लेविट एक वैज्ञानिक थे, 1974 में इन्होंने दी थी। ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें ATP यूज होती है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स जो हैं, जैसे ये गार्ड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो गार्ड सेल्स जो हैं वो सब्सिडरी सेल्स, जैसे ये जो सेल्स हैं ये सब्सिडरी सेल्स हो गए, ठीक है, ये सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड सेल जो हैं यहाँ पे उनसे पोटेशियम, इस थ्योरी के अगर मेन कंक्लूजन को देखा जाए तो इस थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि गार्ड सेल जो है उससे प्रोटॉन जो है वो सब्सिडरी सेल्स में आते हैं और गार्ड सेल से पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन वो
गार्ड सेल्स में जाते हैं ड्यूरिंग द स्टोमेटा ओपनिंग, और इसके कारण स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब इन आयंस का आपस में क्या रोल है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि डे टाइम में लाइट जब आती है तो ब्लू लाइट भी उसमें होती है, तो ब्लू लाइट जब आती है तो ब्लू लाइट एक एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम को वो एक्टिवेट कर देती है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के बाद फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये शुगर दी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है पैकेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जो है यहाँ पे डिसोसिएट होता है प्रोटॉन में और मैलेट आयन में। अब ये जो प्रोटॉन है ये सारी रिएक्शन हो कहाँ रही है, ये हो रही है गार्ड सेल्स में। ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन अब जो है इस गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं। जब ये प्रोटॉन निकल जाएंगे तो इनको निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए। अब ये रास्ता कौन देगा, ये देगी ब्लू लाइट। कैसे कि ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन एग्जिट फ्रॉम गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो जो एग्जिट प्रोटॉन जब ये होंगे तो इनको रास्ता चाहिए, और रास्ता भी ब्लू लाइट देगी। कैसे कि ब्लू लाइट जब गार्ड सेल्स की मेम्ब्रेन पे पड़ती है तो वो एक काम और करती है, वो प्रोटॉन पंप जो गार्ड सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, और ये प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होने के बाद प्रोटॉन को बाहर फेंकने लगते हैं, राइट। तो H+ इफ्लक्स, इफ्लक्स कहते हैं बाहर फेंकना। चलो प्रोटॉन तो बाहर चला गया, अब प्रोटॉन बाहर कैसे गया ये आपने देख लिया। लेकिन पोटेशियम जो है होता क्या है, एक दूसरी प्रोटीन होती है, जैसे जैसे प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव हो रहा है इस गार्ड सेल और मेम्ब्रेन सब्सिडरी सेल के बीच में प्रोटॉन के मूवमेंट के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आ रहा है। गार्ड सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, सब्सिडरी के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ये तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए एक दूसरी प्रोटीन होती है जो पोटेशियम और क्लोराइड को सब्सिडरी सेल्स से गार्ड सेल्स के अंदर ट्रांसफर करती है। तो जितना प्रोटॉन जो है वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स के अंदर जाता है उतना ही पोटेशियम आयन एंड उसके साथ कुछ मात्रा में क्लोराइड आयन भी आ जाता है। तो पोटेशियम आयन जो है उतना ही सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में आता है चार्ज को इक्वल मेंटेन रखने के लिए। लेकिन पोटेशियम के साथ साथ कुछ अमाउंट में क्लोराइड आयन्स भी आ जाता है, ये हमेशा याद रखना, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। अब गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो पोटेशियम आ चुका है और मैलेट पहले से था, तो पोटेशियम और मैलेट दोनों अब रिएक्ट कर जाते हैं और ये पोटेशियम मैलेट बना लेते हैं। पोटेशियम मैलेट प्लांट सेल में गार्ड सेल जो है गार्ड सेल की वैक्यूल में एक्यूमुलेट होता चला जाता है और वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर हम एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। वो तो हमने एक फ्लो डायग्राम से देखा था। यहाँ पे देखिए कि जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट के पड़ते ही कुछ एंजाइम एक्टिव हो गए हैं उस, क्योंकि वो सिग्नलिंग है। अब ब्लू लाइट से वो सिग्नलिंग किस तरीके से रेगुलेट हो रही है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इन एंजाइम्स को ये ब्लू लाइट कैसे एक्टिव कर रही है। तो अभी तो ये समझिए कि जो फॉस्फोराइलेज हैं तो वो कुछ एंजाइम एक्टिव होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करते हैं और शुगर फिर फाइनली जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। तो स्टार्च से शुगर में जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम होते हैं और इनको ब्लू लाइट जो है वो एक्टिवेट करती है। अब जब शुगर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पैपकेज जो है वो मैलिक एसिड बना देता है। मैलिक एसिड जो है वो मैलेट में और प्रोटॉन में टूट जाता है। ये प्रोटॉन जो है ये बाहर निकल जाते हैं एटीपी के खर्चे पे, और यहाँ पे भी ब्लू लाइट का, ये प्रोटॉन एक्टिव क्यों हुए, एनर्जी का यूज जो है यहाँ पे एटीपी है और इसको भी ब्लू लाइट जो है वो एक्टिवेट कर रही है।
और इस प्रोटॉन की जो पंपिंग है इसमें एटीपी की भी यूज हो रहा है। और बदले में उतने ही पोटेशियम आयन, उनके साथ कुछ मात्रा में क्लोराइड आयन गार्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं। पोटेशियम आयन वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं, क्लोराइड आयन उसी वैक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। पोटेशियम आयन और मैलेट यहाँ पे आपस में रिएक्ट होते हैं और इस तरीके से पोटेशियम मैलेट बना लेते हैं वैक्यूल के अंदर। पोटेशियम मैलेट जब बनेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा वैक्यूल के अंदर, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सब्सिडरी सेल से पानी जो है वो प्लांट सेल के अंदर आएगा, वाटर जो है वो मूव होगा, और जब वाटर जो है वो मूव होगा तो यहाँ पे H2 आ रहा है और यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस होगा, सेल टर्जिड होगी, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो एंडो ऑस्मोसिस हुआ, और एंडो ऑस्मोसिस होने के कारण सेल कैसी हो गई, टर्जिड हो गई, और सेल के टर्जिड होते ही स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। तो इस तरीके से ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के हिसाब से दो हार्मोन्स हैं, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये दोनों जो है H+ मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। कैसे? ये जो साइटोकाइनिन है वो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो साइटोकाइनिन है ये H+ मूवमेंट को बढ़ा देती है। जो H+ है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में जा रहे थे, इनको ये बढ़ा देती है, और जब H+ मूवमेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्टोमेटा जल्दी ओपन होंगे। इसका मतलब साइटोकाइनिन इस तरीके से बढ़ा देती है। एब्सिसिक एसिड जो है वो H+ मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है। तो जब H+ मूव ही नहीं करेगा, गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। इस तरीके से एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन उठता था कि भाई ब्लू लाइट जो है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम और ये सारी जो थ्योरी है इसमें ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा हम पढ़ रहे थे। तो ब्लू लाइट किस तरीके से रेगुलेट करती है, तो इसको थोड़ा सा ब्लू लाइट रेस्पॉन्स एक मैकेनिज्म है और उसके थ्रू यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जाता है। ब्लू लाइट जो रेस्पॉन्स है उसमें क्या होता है कि जैसे ही गार्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट पे ब्लू लाइट पड़ती है, तो ये जैसे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए ये भी एक ब्लू लाइट है, तो यहाँ पे दो जगह पे लाइट का एब्जॉर्बेंस होता है। ये लाइट तो होता क्या है, जैसे ही ब्लू लाइट, और ये लाइट में भी कौन सी लाइट, ब्लू लाइट, जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट पे, गार्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट पे, तो वहाँ पे एक पिगमेंट्स पाया जाता है वहाँ के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। ये जैसे ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म हुआ, और ये बाहर की जो सेल्स है ये सब्सिडरी सेल्स है। तो गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट पे जैसे ही ब्लू लाइट पड़ती है तो वहाँ पे एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं वायलेजेंथिन। वायलेजेंथिन जो है जैसे ही उस पर ब्लू लाइट पड़ेगी तो वो एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एंथ्राजेंथिन जो है जियाजेंथिन की ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो जियाजेंथिन है इसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है, और ये जो ब्लू लाइट है राइट, यहाँ पे देखिए दो जगह पे हमने ब्लू लाइट मेंशन की है। एक तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट पे, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्लोरोप्लास्ट पे जो लाइट पड़ती है यहाँ पे नॉर्मल लाइट ही आप रखो, क्योंकि ब्लू लाइट का जो एब्जॉर्बेंस है वो मेनली जियाजेंथिन में होता है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर ऑब्जेक्टिविटी में क्वेश्चन बन के आता है तो उसका आंसर जियाजेंथिन होता है, तो फिर वह कन्फ्यूजन होता है कि सर ने तो यहाँ पे दो जगह पे ब्लू लाइट बताया था। तो उसका कारण ये है कि मेनली जो ब्लू लाइट है वो जियाजेंथिन से एब्जॉर्ब होती है। तो इसको फिर से एक बार देखिए कि जो लाइट है वो जैसे क्लोरोप्लास्ट पर पड़ती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से स्ट्राइक होती है, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट पर लाइट स्ट्राइक होने से वहाँ वायलेजेंथिन उसके पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में, ये एक तरीके का जेंथोफिल है। तो ये एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट होता है, और एंथ्राजेंथिन जियाजेंथिन की ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जियाजेंथिन की जो ट्रांसफॉर्म है वो ब्लू लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइट आ रही है राइट, इसको मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है ट्रांसफॉर्म, जियाजेंथिन की ट्रांसफॉर्म।
तो जियाजेंथिन की ट्रांसफॉर्म जो है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जियाजेंथिन सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जियाजेंथिन सिस फॉर्म जो है वो क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पे और गार्ड सेल की मेम्ब्रेन पे दो रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनको फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर 1, फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर 2। ये दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है जियाजेंथिन की सिस फॉर्म, राइट। जियाजेंथिन की जो सिस फॉर्म है ये इनको एक्टिवेट कर दी, इसमें बीच में और भी सिग्नलिंग होती है और ये सिग्नलिंग के बाद जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, H+ पंप या प्रोटॉन जो पंप होता है जो गार्ड सेल की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है उसको ये ओपन कर देते हैं। तो देखिए ब्लू लाइट किस तरीके से पंप को ओपन कर रही है, वो इस तरीके से कर रही है। तो ये जो फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर्स हैं 1 और 2, ये जैसे ही एक्टिव हुए इन्होंने गार्ड सेल की मेम्ब्रेन पे जो प्रोटॉन पंप पाया जाता है उसको ओपन कर दिया। अब ओपन कैसे किया? क्योंकि ये जो फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर हैं ये काइनेज नेचर के होते हैं और काइनेज नेचर कहते हैं कि जो किसी प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। तो इस प्रोटॉन पंप की एक सब यूनिट प्रोटीन होती है जिसको ऑटो इन्वेटरी डोमेन कहते हैं। उस ऑटो इन्वेटरी डोमेन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, वो वहाँ से हट जाता है और ये प्रोटॉन पंप ओपन हो जाते हैं। जैसे ये प्रोटॉन पंप ओपन होंगे तो यहाँ पे मैलिक एसिड टूट रहा था तो वहाँ से जो प्रोटॉन निकलते हैं वो बाहर निकल जाते हैं सब्सिडरी सेल्स में, बदले में पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन आते हैं गार्ड सेल्स के अंदर। ये जो पोटेशियम आयन है ये मैलेट के साथ मिलके पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन जो है जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और पोटेशियम मैलेट जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी और गार्ड सेल के टर्जिड होने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, फाइनली ओपन हो जाएंगे। तो ये जो ब्लू लाइट रेस्पॉन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ब्लू लाइट जो है वो किस तरीके से गार्ड सेल्स जो है उसको रेगुलेट करती है उसकी फिजियोलॉजी को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट पे जब लाइट स्ट्राइक होती है तो वहाँ पे जनरल लाइट को हम लेके चलते हैं और इस ब्लू लाइट रेस्पॉन्स में जियाजेंथिन जो ट्रांसफॉर्म है वो अपने आप में मेन पिगमेंट है जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर जियाजेंथिन यहाँ ना बने या किसी कारण से हम इस जियाजेंथिन को ख़त्म कर दें तो यहाँ ब्लू लाइट रेस्पॉन्स शो नहीं होगा। तो इस तरीके से ब्लू लाइट किस तरीके से इस पूरी मैकेनिज्म को, प्रोटॉन पंप को एक्टिव करता है ये हमने यहाँ पे देखा। और इस पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी में ये जो दो आयंस हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। और जो प्रोटॉन पंप है इस पे दो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। पहला जो प्लांट हार्मोन हमने देखा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है वो H+ का जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है, जबकि दूसरा जो प्लांट हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है H+ मूवमेंट को रिटार्ड कर देता है, मूव नहीं करने देता। जब H+ मूवमेंट बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है। और जब H+ मूवमेंट बढ़ेगा तो ओपन होंगे और जब ये H+ मूव नहीं कर पाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पाथवे है ये थोड़ा सा डिटेल पाथवे है जो आपको ये क्लियर करता है कि किस तरीके से ये थ्योरी एग्जीक्यूट हो रही है। ये हमने एक जनरल वे में देखा कि किस तरीके से रिएक्शंस हो रही हैं और ये हमने फ्लो डायग्राम के रूप में देखा कि किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से चीज़ें ध्यान रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे बाहर अगर पानी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं कि प्लांट के अंदर और बाहर ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेंट में डिफरेंस कितना है और उसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी के उल्टा चलता है। बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बाहर वाटर काफ़ी है, तो स्टोमेटा कैविटी और बाहर के वाटर कंटेंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो कम हो जाती है।
लेकिन गर्मियों के दिनों में बाहर वाटर बहुत कम होता है, स्टोमेटल कैविटी के अंदर तो वाटर जितना था पहले अब भी उतना ही है, तो वो डिफरेंस जो है वो बढ़ गया। इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लाइट जो है उसमें दो कलर की लाइट का बहुत बड़ा हाथ देखा गया है, ब्लू एंड रेड। और ये ब्लू एंड रेड जो है ये मोस्ट इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और ट्रांसपिरेशन में अगर लाइट को देखें तो उसमें ब्लू एंड रेड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और उसमें किस तरीके से इफेक्टिव है ये इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो रेड लाइट है वो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करती है और ये माइनर कंट्रीब्यूशन प्ले करती है अगर दोनों लाइट के भीतर देखें तो, ठीक है। ये माइनर मेजर हटा ही देते हैं, नहीं उसे कंफ्यूजन होगा, सिर्फ रॉल याद रखिए। तो जो रेड लाइट है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगी, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस करेगी तो यहाँ पे शुगर जो है वो बनेगा, सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा बनेगा रेड लाइट में, और सॉल्यूट जब बनेगा तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि वहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस होगा। तो रेड लाइट तो इस तरीके से रोल प्ले करती है। ब्लू लाइट क्या करती है, जियाजेंथिन पाथ ट्रांस जो है फॉर्म उसको एब्जॉर्ब करेगा, जियाजेंथिन ट्रांस जैसे एक्टिवेट होगा तो वो K+ इन्फ्लक्स इनटू गार्ड सेल, वो पोटेशियम की गार्ड सेल में एंट्री कराएगा। कैसे कराएगा वो सारा हम पाथवे डिस्कस कर चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप पोटेशियम मैलेट बनेगा और वो एंडो ऑस्मोसिस करवाएगा, और एंडो ऑस्मोसिस होते ही सेल टर्जिड हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो मतलब ब्लू लाइट का रोल ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेड लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो करवा रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होता ही नहीं है, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस थ्योरी में यही बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जरूर पाए जा रहे हैं, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट बहुत एफिशिएंसी से फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो फोटोसिंथेसिस के बाद बढ़नी चाहिए थी वो उतनी नहीं बढ़ पाती है। तो इसीलिए ज़्यादा रोल यहाँ पर ब्लू लाइट का ही होता है, और इस तरीके से ये पाथवे आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपिरेशन रेट जो है विंड वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। लीफ के चारों तरफ एक सैचुरेट एरिया बन जाता है। अगर हवा तेज चलती है तो सैचुरेट एरिया को वो वहाँ से हटाती रहती है और वो अनसैचुरेटेड एयर वहाँ पे लगाती रहती है, लाती रहती है, तो उससे ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। ट्रांसपिरेशन जो है रेट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उल्टी चलती है। बाहर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कम हो जाएगा रेट, प्रेशर कम है तो बढ़ जाएगा। इसीलिए ट्रांसपिरेशन रेट ऊंचाई वाली जगह पर ज़्यादा होता है और निचली जगहों पर ट्रांसपिरेशन कम पाया जाता है, क्योंकि निचली जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो प्लांट से जुड़े हुए हैं, जिनको हम इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जैसे ट्रांसपिरेशन एरिया, लीफ का साइज, अगर लीफ बड़ी है तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। स्टोमेटल कैरेक्टर, स्टोमेटा जो है उनका कैरेक्टर भी इसको वेरी करता है। वाटर स्टेटस ऑफ लीफ, पानी, अगर प्लांट के पास सफिशिएंट पानी है तो वो लॉस करेगा, अगर पानी ही नहीं है तो वो लॉस कहाँ से करेगा, राइट। कैनोपी ऑफ प्लांट, प्लांट की जो आपस की कैनोपी होती है वो भी जो है ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करती है। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके के कंपाउंड को हम ड्राई फार्मिंग में यूज करते हैं, मतलब कम पानी वाली जगह पर खेती जो करते हैं उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। जैसे PMA, एस्पिरिन, एब्सिसिक एसिड, सिलिकॉन ऑयल, CO2, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं, तो इनको एंटी ट्रांसपायरेंट केमिकल्स कहते हैं। अब ट्रांसपिरेशन में इसके अलावा कुछ और टर्म्स आती हैं जो कई बार हमारे सामने ऑब्जेक्टिविटी में आ जाती हैं। जैसे उसमें एक है ट्रांसपिरेशन रेशो। ट्रांसपिरेशन रेशो सिंपल सी चीज है कि कितना पानी लगेगा 1 ग्राम CO2 को फिक्स करने में। तो मोल्स ऑफ H2O ट्रांसपायर्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलेटेड, ये मतलब कितना पानी लगा डिवाइडेड बाय कितने CO2 आपने एसिमिलेट किए, इन दोनों का रेशियो जो है वो ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं 1 ग्राम के लिए। कि अगर आपको 1 ग्राम CO2 को फिक्स करना है तो 1 ग्राम CO2 को फिक्स करने के लिए कितने तो वाटर के मोल्स लगे और कितने CO2 के मोल्स लगे, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही TR कहलाता है। अगर हम देखें तो TR की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है C3 प्लांट में 1000 के अप्रॉक्सीमेट, C4 में 350 के अप्रॉक्सीमेट, और कैम प्लांट में ये 100 के अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलती है। ये मैंने मैक्सिमम कुछ वैल्यू जहाँ पे इनकी ली है।
टीआर रेशियो जो है ये एक्सप्लेन क्या करता है, देखिए अगर किसी का टीआर ज़्यादा है, जैसे C3 प्लांट में टीआर कम ज़्यादा है, मैक्सिमम पाया जाता है, इसलिए इनको लेस वाटर कंजर्व प्लांट कहते हैं। मतलब C3 जो है वो ज़्यादा पानी का लॉस करते हैं, कम मतलब जैसे 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस करना है तो C3 प्लांट जो है 1000 ग्राम पानी लेंगे, C4 350 ग्राम लेंगे और स्कैम जो है वो 100 ग्राम लेंगे। इसका मतलब C3 प्लांट बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हैं। तो C3 प्लांट जो है वो पानी के कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नहीं माने जाते। स्कैम जो है वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि उनमें 1 ग्राम CO2 को फिक्स करने के लिए मिनिमम वाटर लग रहा है, तो मोर वाटर कंजर्व प्लांट ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि जो C3 प्लांट हैं उनमें ये टीआर रेशियो ज़्यादा क्यों है। तो देखिए उसमें 3 कारण हैं। पहला तो ये है कि जैसे कोई भी लीफ है, लीफ के बाहर जो एयर है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से चीज़ें पाई जा रही हैं। जो एयर है, एयर में और लीफ के भीतर कंसंट्रेशन को लेके क्या डिफरेंस होता है, और ये है लीफ सरफेस। तो जो लीफ है उसके बाहर जो है वो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जबकि लीफ के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ दोनों मूव करते हैं, इसीलिए वाटर बाहर निकलता है और CO2 अंदर आती है। लेकिन इसमें ज़्यादा पानी जो है वो यूज हो रहा है कम CO2 को फिक्स करने के लिए। इसका क्या कारण है, देखिए यहाँ पे CO2 जो है वो कम CO2, देखिए वाटर तो यहाँ स्टोमेटल कैविटी में था, उसको सीधा बाहर निकलना था, वो निकल गया। लेकिन CO2 को स्टोमेटल कैविटी में आने के बाद भी जो हमारी मीजोफिल सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उन फोटोसिंथेसिस सेल्स की सेल वॉल को क्रॉस करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना है, फिर थाइलेकोइड लेयर को क्रॉस करना है, तब जाके वो केल्विन साइकिल में एंटर होती है। इसका मतलब उसको कई सारे लेयर क्रॉस करने पड़ते हैं, इसीलिए उसके सामने बैरियर ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा बैरियर हैं तो वो थोड़ा सा कम पहुंच पाती है वहाँ पर एज कम्पेयर टू वाटर। दूसरा, वाटर जो है उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 50 टाइम ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो उसका डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए पानी का मूवमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। जो वाटर है उसका साइज जो है वो छोटा है, CO2 का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो साइज छोटा होने के कारण उसका डिफ्यूजन रेट क्या हो गया, बढ़ गया है। 1.6 टाइम डिफ्यूजन जो है उसका फास्ट होता है एज कम्पेयर टू CO2। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण वाटर का मूवमेंट तेज़ी से हुआ है और CO2 का मूवमेंट तेज़ी से नहीं हुआ। इसीलिए TR जो रेशियो है उसमें H2O ऊपर आता है, CO2 नीचे आ रहा है, तो वाटर का मूवमेंट तो तेज़ी से हो रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू तो बढ़ गई, और ये बहुत स्लो हो रहा है तो ये वैल्यू कम हो गई। तो जब कम वैल्यू से ज़्यादा को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हाई आती है। इसीलिए C3 प्लांट में या जो प्लांट्स होते हैं उनमें TR रेशियो, और ख़ास तौर से C3 में देखा जाए तो इस तरीके से TR जो रेशियो होता है वो हाई इसलिए रहता है। और हाई तो कैम में भी है, 100 भी कम वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स वहाँ भी लागू हैं, C3 में भी लागू हैं, C4 में भी लागू हैं, कैम में भी लागू हैं। तो तीनों ही प्लांट में जो हाई TR रेशियो देखा गया है वो इन 3 कारणों से हाई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद TR का जो उल्टा है वो है वाटर यूज एफिशिएंसी, तो उसी TR वाले फॉर्मूले को उल्टा कर दो, वो वाटर यूज एफिशिएंसी हो जाएगा, कि मतलब अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ वाटर एफ्लक्स। कितना CO2 फिक्स किया, कितना पानी बाहर निकला, उसका जो रेशियो है वो WUE वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाएगा। और जो TR सीक्वेंस पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे आप कर दीजिए, तो कैम जो है वो उनमें सबसे ज़्यादा ये रेशियो मिलेगा, C3 में सबसे कम मिलेगा। एक और टर्म आती है, हालांकि इसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज करती है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ। RQ जो है वो CO2/O2 होता है, मतलब कितना CO2 बाहर निकला और उस CO2 को बाहर निकालने के लिए कितना O2 लिया। और ये टर्म जो है वो मेनली हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, RQ वैल्यू भी वहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको हम रेस्पिरेशन में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इन्विटर्स भी होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को इन्विट करते हैं, जैसे DCMU है। DCMU क्या करेगा, फोटो सिस्टम 2 को ब्लॉक कर देता है, फोटो सिस्टम में भी इनको पढ़ते हैं।
तो जब फोटो सिस्टम 2 काम नहीं करेगा तो उससे फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा तो शुगर भी उससे कम बनेगा, शुगर कम बनेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और जो स्टोमेटा ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होगा, ओपन तो होगा लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा, थोड़ा कम हो रहा है तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो भी थोड़ा सा कम ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो पार्शली इनहिबिट करता है। CCCP कार्बोनिल साइनाइड अहम क्लोरोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये क्या करता है, गार्ड सेल की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर डेवलप कर देता है और उन पोर में होके H+ आयन निकल जाते हैं और जब H+ आयन निकल जाएंगे, पहले उनको निकलना कहाँ से चाहिए था, उनको निकलना था प्रोटॉन पंप से, लेकिन वो पोर में होकर निकल गए तो वो लीक हो गए हैं। सेल ने एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उनको बाहर नहीं भेजा है तो सेल के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कितने प्रोटॉन गए, क्या हुआ, इसीलिए बदले में वो पोटेशियम आयन नहीं ले पाती सब्सिडरी सेल से और जब पोटेशियम आयन नहीं आ पाते तो पोटेशियम मैलेट भी नहीं बनेगा और वो स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से CCCP ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक करते हैं। यूजीकोसिन क्या करता है, H+ के मूवमेंट को बढ़ा देता है। जब H+ जो है इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, गार्ड सेल से सब्सिडरी में बहुत ज़्यादा H+ आने लगेंगे तो गार्ड सेल्स और तो सेल H+ जो है सेल के बाहर जब H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम सेल के बाहर अगर हो जाता है तो ये जो है यहाँ पे सेल को किल कर देता है, सेल यहाँ पे मर जाती है, एसिडिफिकेशन से मर जाती है, ठीक है। मोर एसिडिफिकेशन, फ्यूजिकोसिन जो है वो गार्ड सेल्स को मार देता है और स्टोमेटा जो है वो इस तरीके से हमेशा ओपन ही रहेंगे। डाइथायोथ्रीटॉल DTT, ये क्या करता है, एक एंजाइम जो हमने वायलोजेंथिन जो पढ़े थे, वायलोजेंथिन, जियाजेंथिन और ये सारे इंटर कन्वर्जन पढ़े थे, तो उस इंटर कन्वर्जन में एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वायलोजेंथिन एपॉक्सीडेज, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है और जेंथोफिल साइकिल, उस पूरे साइकिल को ही हम जेंथोफिल साइकिल कहते हैं, तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो जब वहाँ पे ब्लू लाइट रेस्पॉन्स वाला जो पाथवे है वही नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लू लाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन उस पाथवे का रेड लाइट फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं था, इसीलिए DTT डालने पे ब्लू लाइट रेस्पॉन्स आपको नहीं दिखेगा, लेकिन रेड लाइट रेस्पॉन्स जो है वो दिखेगा। रेड लाइट रेस्पॉन्स कहाँ पे दिखेगा आपको, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रेड लाइट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ है DTT डालने से, यहाँ पे सिर्फ ब्लू लाइट रेस्पॉन्स बंद हुआ है। फोटोसिंथेसिस जो है स्टोमेटा ओपनिंग में जो रोल प्ले कर रहा था रेड लाइट के कारण वो अब भी करता रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी पार्शियल इनहिबिट होगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये ट्रांसपिरेशन और ये सारा मैकेनिज्म, डिफरेंट इनहिबिटर्स में, ठीक है, ये सारी चीज़, ब्लू लाइट रेस्पॉन्स, ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।